Okay, we have started. Uh, Hello everyone, we are live. Sorry, we are not live, but the meeting has started, the session has started. So this is going to be a recorded session which will be uploaded on the Facebook later. So let's not wait further, and I invite each and every one of the students, start actually. So we are at Harkesh Nagar School, and we have with us, why don't the kids, unmute yourself and tell your. A very good morning to all, sir and ma'am. Thank you for giving me this opportunity and getting a chance to share with you the book I read. Good morning, everyone. Thank you for giving me this opportunity. I am Yashika. Good morning, everyone. This is Neha, and thank you so much for giving me this opportunity to speak here. Good morning, everyone, and my name is Pinky, and thank you for this opportunity. Hello, everyone. I am Ishika. Thank you for giving me this opportunity. Hello, everyone. I am Manya, and thank you for giving me this opportunity. Hello, everyone. I am Snehal, and thank you for giving me this opportunity. So ये था हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रीडर का इंट्रोडक्शन। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी हमारे रीडर आज के पढ़ने वाले हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर हम किताब पर आएंगे। कि अमूमन आप सभी जो है एग्जाम के लिए या फिर किसी टेस्ट को लिखने के लिए या फिर कोई स्पेशल असाइनमेंट के लिए, खास करके जो आपके लैंग्वेज के टीचर हैं, इंग्लिश के या हिंदी के, वो आपको असाइनमेंट देते हैं कि ये वाली किताब पढ़ो, इस पर रिपोर्ट तैयार करो या इसका रिव्यू लिखो। लेकिन ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आप किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो आपको असाइनमेंट लिखना है, न ही आपको इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो कोई भी एक साथी साझा कीजिए कि ये अनुभव दूसरे अनुभवों से अलग कैसे होगा। मैं शेयर करूं। जब हम ये नॉर्मली बुक पढ़ते हैं और जब हम कोर्स की बुक पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक डर रहता है कि यार अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा। लेकिन ये वाली जो हम बुक पढ़ रहे हैं, तो हम इसको इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। हम बिल्कुल फ्री होके पढ़ सकते हैं कि इसका तो कोई एग्जाम ही नहीं होगा। तो मेरा है ये। कोई और बच्चा बताना चाहेगा? यस सर। लाइक जब हम बुक्स पढ़ते हैं, कोर्स की बुक पढ़ते हैं ऑब्वियसली, तो हमारे अंदर ना कहीं प्रेशर भी होता है, और लिटरली हम बस इतना पढ़ लेते हैं कि कभी कभी हमें दिमाग में होता है ना कि हम बस इतना पढ़ने की हम पास हो जाए। बट जब हम ये बुक पढ़ते हैं तो लिटरली हमारा ब्रेन रीड कर रहा होता है, हमें अपनी सोच को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारा ब्रेन अपने आप रीड कर रहा होता है, हमें पता है वो क्या चल रहा है, क्या इमोशन हो रहा है। तो जब हम नॉर्मली बुक पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं अलग एक्सपीरियंस होता है अदर देन जब हम कोर्स की बुक पढ़ते हैं। थैंक यू। बट मेरे ख्याल से ये काफी तेज था, तो कोई और साथी आराम से धीमी आवाज में बताना चाहेगा कि क्या कहा अभी नेहा ने? सर नेहा ने कहा कि जब हम बुक रीड कर रहे होते हैं, जब लिटरेरी जब हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, तब हम उसको प्रेशर में पढ़ रहे होते हैं। बट ये बुक रीडिंग
है तो हमारा माइंड जो होता है, हमारा ब्रेन रीड कर रहा होता है, हमें लिपसिंग करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम माइंड से अपने पढ़ते चले जाते हैं और एक्सपीरियंस उसका लेते चले जाते हैं, हमें इंटरेस्ट आने लगता है। बट जब हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ जल्दी जल्दी हम उसको एक रट्टे की तरह पढ़ते चले जाते हैं। थैंक यू। कोई और अपना व्यू बताना चाहेगा कि टेक्स्ट बुक से अलग चीज पढ़ के कैसा एहसास होगा? मैंने अनम्यूट करके बोला है। हम मतलब जब हम नॉर्मली टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो एक तरह से हमें बहुत ज्यादा हम फीलिंग के साथ नहीं पढ़ पाते उसको, हम उस टाइम पे नहीं जा पाते जिस टाइम की वो लिखी हुई है, और उस स्टोरी को इतना रिलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे अदर पढ़ते हैं तो हम उसको पूरी एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते हैं और हम उससे रिलेट कर पाते हैं और उस टाइम को इमेजिन कर पाते हैं कि हम उस टाइम पे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप टाइम को रिलेट कर पाते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल काफी हो गया, अब हम सीधे किताब पर आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी एक स्टूडेंट जो है, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि वो साझा करेंगे, प्लीज शुरू कीजिए। ओके, आई मीन आई जस्ट लाइक, तो जो किताब हम लोगों ने चुना है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल बुक, राइट? और बहुत नाम है चार्ल्स डिकेंस का, है ना? तो आपको ऐसा लगा पढ़ते हुए कि जितना हमने सुना था चार्ल्स डिकन को लेकर के और बच्चों को मेन कैरेक्टर बनाते हुए उन्होंने कैसे एक पूरा नॉवेल लिखा, राइट? और कब की बात है ये? 19th सेंचुरी। तो शुरुआत में इफ यू रिमेम्बर आई वाज स्पीकिंग अबाउट द टाइम मशीन, कि कैसे हमें ये उस जमाने में लेकर के जाता है। कौन से जमाने में? जहां से आज जो लाइफ हम जीते हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। आप जहाँ रहते हो, यहाँ भी मैं देखता हूँ आसपास औद्योगिक शहर है, उद्योग धंधे होते हैं, है ना? भीड़ भाड़ रहता है। इसकी जहाँ से शुरुआत हुई थी वो जगह कहाँ है? लंदन, मतलब ब्रिटेन मान के चले, कारखानों का शहर कहा जाता है, वहीं से शुरुआत हुई। हम उस रूट पे पहुंच रहे हैं, राइट? जहाँ की ये कहानी है। तो उस समाज में बच्चों का, और खास करके एक अनाथ बच्चे का लाइफ कैसा, उसको ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर करता है ना? तो कहानी को पढ़ते हुए, इस किताब को पढ़ते हुए कैसे मजा आया। शुरू से चलते हैं, लाइक ओलिवर ट्विस्ट की लाइफ के शुरुआती हिस्से को लेते हैं, और क्या था उसके शुरुआती हिस्से में, कैसे शुरू होता है, क्या सेटिंग है कहानी की। इफ यू कैन से एनी वन ऑफ यू दोज हु हैव जो शुरुआत वाला हिस्सा शेयर करना चाहे। We will start with Sadia. Okay, Sadia. जब मैंने ये पूरी नॉवल पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसे पढ़कर, और मुझे इस नॉवल में बहुत सारे पार्ट बहुत अच्छे लगे। लेकिन एक पार्ट जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो उसको बताने से पहले मैं कुछ और जो विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस वो सब शेयर करना चाहूँगी। तो जब भी हम कभी बुक पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसके ऑथर के बारे में पढ़ना है, ताकि हम ये फील कर पाए कि ऑथर ने क्या इमोशन उसमें डाला है और किस तरीके से वो रीडर को बताना चाहता है कि तुम किस इमोशन के साथ उसे पढ़ो। इसलिए जब मैंने इसे पढ़ा तो या मैं पुट कर पाई इमोशन उसके साथ। तो इसमें जो चार्ल्स डिकेंस है उनकी जो जितनी भी स्टोरीज है वो बेस्ड है चाइल्ड लेबर पर और पॉवर्टी पर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। ये जो नॉवल है हमें ले जाती है 200 साल पुराने पीछे लंदन में, और ये हमें 200 साल पुरानी ले जाती है।
और या आई कैन इमेजिन व्हाट वाज द सिचुएशन दैट टाइम कि बच्चों से चाइल्ड लेबरिंग करवाई जाती थी। आज जो लंदन है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसकी खुद की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी 200 साल पहले कि वो बच्चों से चाइल्ड लेबरिंग करवाते थे और बच्चों से चिमनियों में काम करवाते थे। और जिस बच्चे आसानी से चिमनी में घुस सकते हैं इसलिए वो बच्चों से काम करवाते थे। इसकी वजह से बच्चों की आई साइट वीक हो जाती थी। वो टाइम जब बच्चों का दुनिया देखने का टाइम होता है, उसी टाइम में जो वो लोग थे वो बच्चों की आंखों की रोशनी छीन लिया करते थे या ये सारे काम करवा के। और मैंने जब इस नॉवल को पढ़ा तो मैं ये भी जान पाई कि नॉवल में जो ऑथर हैं वो एल्डर कैरेक्टर्स रखने की जगह चाइल्ड कैरेक्टर्स को का ज्यादा यूज करते हैं, because we are students and now we are children and we can easily understand, that's why शायद इसीलिए मैं इसे कर पाई अच्छे से अंडरस्टैंड। अब वो पार्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं उसको आपके साथ yes. जो बहुत अच्छा पार्ट लगा वो हम अभी तुमसे तुरंत पूछेंगे। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग यू मेंशन एंड हम जब भी बच्चों से बातचीत करते हैं तो एवरी टाइम दिस सरप्राइजेस, कैसे तुमने इस बात को लिंक किया कि जो राइटर है वो कहा जाता है कि रचनाकार को हम उसके रचना से अलग नहीं कर पाते, इट्स द एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ दे लिव। और तुमने उसको कितनी खूबसूरती से मेंशन किया है। तुमने कहीं पढ़ा होगा और अगर नहीं तो मैं बता दूं कि जो तुम ओलिवर ट्विस्ट की कहानी पढ़ रहे हो, एक अनाथ बच्चा था, उसने स्ट्रगल किया, गरीबी में रहा, खाने की दिक्कत थी, गलत संगति में पड़ गया, उसको एक्सप्लॉइट किया गया। चार्ल्स डिकन की भी कहानी करीब करीब ऐसी है अपने लाइफ की। वो अपने टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट बने, राइटर बने, लेकिन जो शुरुआत थी उनकी जिंदगी की वो ऐसे ही स्ट्रगल से भरा हो। करीब 12 साल के एज में जब वो थे, उनके पिता को किसी वजह से जेल हो गया था और ये एक शू मेकर का काम करना उन्होंने शुरू किया। रास्ते पे बैठ के जूते पॉलिश करके बेहद गरीबी में उन्होंने अपने बचपन को जीते हुए देखा, जो बाद में उनके रचनाओं के जरिए लोगों तक आया। तो बहुत ही ब्यूटीफुली तुमने इस एंगल को लाया कि राइटर जिस परिवेश का होता है उसके रचना में उसका बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन होता है, वो दो चीजें अलग अलग नहीं होती। तो दैट वाज वेरी फैंटास्टिक। अब तुम मेंशन करने वाली थी जो बहुत मजा आया मुझे पढ़ के। हाँ, अरे सॉरी ओके जो मुझे पार्ट इसमें बहुत अच्छा लगा अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी। तो हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर ऑन करते हैं और पहुंच जाते हैं कि लंदन की गलियों में। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने देखा कि एक लाइन थी वहां पर, वो था कि ऑलिवर आस्किंग फॉर मोर। ये पॉइंट मुझे बहुत क्वेश्चनेबल लगा और मैं बहुत एंशियस हुई इसको पढ़ने में, इसको जानने में कि ऑलिवर क्या चाह रहा है। उसमें शुरू में बताया गया कि ऑलिवर एक ऑर्फन था। जब वो पैदा हुआ तो उसकी मदर की डेथ हो गई और उससे बहुत पहले उसके फादर की भी डेथ हो चुकी थी। वो बेचारा जब पैदा हुआ तो वो ऑर्फन ही पैदा हुआ। उसके बाद उसे एक ऐसी जगह भेज दिया गया जो एक वर्क हाउस था और वहां पे बहुत सारे बच्चों से इतना काम करवाया जाता था कि वी कांट इमेजिन। और उनसे बहुत काम करवाया जाता था और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। खाना तो इतने बड़े बॉल में सिर्फ एक चम्मच दलिया पानी वाली। वी ऑल आर नो कि जब हम बीमार होते हैं तो हम दलिया ही खाते हैं क्योंकि दलिया हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये जो दलिया थी वो शायद हमारे हेल्थ को खराब कर सकती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा पानी वाली थी। तो जैसा हम अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट करें, तो जब हम स्कूल से घर जाते हैं और हमें बहुत तेज भूख लगती रहती है, पेट में चूहे कूदते रहते हैं और फर्ज करें कि खाना घर पे नहीं बनाओ तो हम क्या करते हैं, मम्मी को
मम्मी आपने खाना क्यों नहीं बनाया, बहुत तेज भूख लगी है, और मम्मी को बहुत बोलते हैं। लेकिन वो बेचारा ऑर्फन ओलिवर किसको कहता, वो तो उसका तो कोई नहीं था। लेकिन वर्क हाउस में बच्चों ने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं चलेगा, सारे बच्चों ने सोचा ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम में से कोई एक हो और वो जाए और वो मास्टर से दोबारा खाना मांगे। लेकिन किसमें था इतना गर्व। तो फिर एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा आया और उसके हाथ में ऐसे बहुत सारी लंबी लंबी रस्सियां थी। उन रस्सियों में से एक छोटी सी रस्सी, एक रस्सी छोटी थी। वो छोटी रस्सी जो उठाता उसी को दोबारा मास्टर से खाना मांगना पड़ता। अब सारे बच्चे डर डर के रस्सी निकाल रहे थे, कहीं मेरे पास वो छोटी रस्सी ना आ जाए। फिर इसके बाद अब आई ओलिवर की बारी। ओलिवर कहता है, ओलिवर पहले ये वाली रस्सी निकालता है ऐसे। वो सोचा नहीं यार, अगर ये छोटी वाली रस्सी हुई तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। फिर उसके बाद वो दूसरी वाली रस्सी निकालता है। फिर उसके बाद वो बेचारा निकाल ही नहीं पाता, बैड लग उसकी छोटी रस्सी होती है। अब सारे बच्चे भाग जाते हैं कि हमारा पीछा तो छूटा, अब ओलिवर जाएगा और बोलेगा कि हमें चाहिए खाना, दोबारा मुझे खाना चाहिए। अब सारे बच्चे हर हर दिन की तरह वर्क हाउस में लंच का टाइम होता है, और सारे बच्चे को वही पानी वाली दलिया बट रही होती है, और ऑर्डर होता है कि खाना शुरू करो। वो लोग जैसे ही खाना शुरू करते हैं और सारे बच्चे एक दूसरे को देखते रहते हैं कि अब तो ओलिवर जाएगा। हाँ, ओके, यू आर कंटिन्यूइंग राइट। अब तो सब बच्चे सोचते रहते हैं कि अब ओलिवर जाएगा और खाना मांगेगा दोबारा। तो क्या होता है कि इसके आगे की लाइन में बुक से पढ़ना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसा बुक में लिखा है शायद मैं उसे उस तरीके से न बता पाऊँ जैसा ऑथर ने लिखा है। तो ओलिवर कहता है कि वो उठता है और जाता है हेड के पास और कहता है कि प्लीज सर, आई वांट सम मोर। The master was a fat, healthy man, but he turned very pale. He gazed in stupefied astonishment to the small rebel for some seconds, and then clung for support to the copper. And assistants were paralyzed with wonder and voiced with fear. What? Said the master, and lent in a fair voice. Please, sir, replied Oliver, I want some more. The master aimed a blow at Oliver's head with a large, pointed him in the arm and shaken a lot for the present. कि इसमें देखा कि बच्चे जो ओलिवर गया तो किसी उसको बिलीव नहीं हुआ मास्टर को कि कैसे मुझसे दोबारा मांग रहा है खाना, और सब लाइक व्हाट 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 करने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन लोग को होता ही नहीं, यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों से वर्क हाउस चल रहा है, इतने बच्चे आए और गए, लेकिन ये बच्चा मुझसे कैसे मांगा दोबारा खाना, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और वो अपना जो हेड होता है वो अपना स्टिक निकालता है और उसे मारना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि ओलिवर हर वक्त हर सिचुएशन को फेस करने के लिए एकदम खड़ा रहता है। ही लुक लाइक अ सोल्जर। वॉर हो ना हो, हमें हमेशा तैयार रहना है। और मुझे ये भी सीख मिली कि वी ऑलवेज गेट रेडी फॉर वॉर एंड वी शुड ऑलवेज फाइट फॉर आवर राइट। जैसे ओलिवर ने फाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओलिवर का वो गर्व, ओलिवर का वो खड़ा होना और कहना कि प्लीज सर, आई वांट सम मोर। बहुत शानदार। सो शादिया, तुम्हें बोलते हुए सुन के लगता है कि आगे से तुम हर महीने एक एक बुक रीडिंग सेशन इस स्कूल में होस्ट किया करो, राइट? बहुत खूबसूरती से तुमने कहानी को रखा, कॉन्टेक्चुअलाइज किया, किताब से उसको पढ़ के बताया। फैंटास्टिक। सो अभी तक की जो कहानी है कि ओलिवर एक ऑर्फन चाइल्ड के रूप में बॉर्न होता है, एक ऑर्फनेज में करीब 9 साल के एज तक रहता है, फिर उसको काम करने के लिए वर्क हाउस भेज दिया जाता है, जहाँ जो मिस्टर बैम्बॉर्डन, क्या नाम था उनका, इफ यू कैन, बैम्बॉल, राइट?
वो काफी पिटाई उटाई करते हैं, अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं, खाना नहीं ठीक से देते हैं। और ये लाइन उनका बड़ा फेमस है, मतलब ओलिवर का, कि सर कैन आई हैव मोर, राइट। ये बड़ा इमोशनल लाइन है जिसके लिए वो पूछता है। बाद में अब हम कहानी को इससे आगे बढ़ते हैं, तो ओलिवर को फिर से वहां से भेज दिया जाता है किसी दूसरे के घर में, राइट, जहाँ पे कॉफिन बनाने का काम होता है, फिर उसको काम करवाया जाता है। तो कहानी के इस हिस्से को अब हमारे साथ कौन शेयर कर रहा है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी? जी। ठीक है याशिका, यू कैन कंटिन्यू। मैंने जब बुक पढ़ी ऑलिवर ट्विस्ट, तो उसमें मुझे फेवरेट चैप्टर लगा चैप्टर नंबर 10। मेरा फेवरेट पार्ट ये था कि जब ऑलिवर जियो के साथ रह रहा होता है, वहां पर ऑलिवर को जियो ट्रेन कर रहा होता है रॉबरी के लिए। तो फिर रॉबरी के लिए ट्रेन करते हैं, तो जियो उसको बोलता है कि हम गेम खेल रहे हैं, तो गेम में ही वो उसको रॉबरी करना सिखाता है। देन ऑलिवर भी ओके उसको याशिका, एक एक हम इसमें ये जोड़ देते हैं कि ओलिवर इस एक्सप्लॉइटेशन से निकलकर भाग जाता है। जब लंदन पहुंचता है तो एक ऐसे गिरोह के चक्कर में आ जाता है जो ओलिवर से चोरी करवाना, पॉकेटमारी करवाना चाहता है ना? और उसका तुम बता रही हो, राइट? यस याशिका, कंटिन्यू। तो फिर वो जियो के साथ रह रहा होता है। जियो ऑलिवर को जो है रॉबरी करना सिखाते हैं। ऑलिवर भी सीख रहा होता है क्योंकि वो उसको बहुत इंजॉय कर रहा होता है, और जियो उसको बताते नहीं कि वो गलत काम कर रहा है। और ऑलिवर सोचता है कि जियो है उसका सीनियर है, तो उसका अच्छे के लिए ही चाहेगा, जो भी करेगा उसका अच्छा ही होगा उससे, क्योंकि उसको कोई होता तो है नहीं कि बताने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस वजह से ऑलिवर भी रॉबरी करना सीखता है। तो वन डे ऑलिवर को रॉजर और चार्ली बेट्स के साथ बाहर जाना होता है। वो बाहर प्लान बनाते हैं कि रॉबरी का। फिर वो बाहर जाते हैं तीनों। वहां पर एक जेंटलमैन को देखता है, बुक स्टॉल के बाहर खड़ा होता है, बुक रीड कर रहा होता है। उसके पॉकेट पे हैंकी भी देखते हैं कि हैंकी रखा है। फिर वो उस हैंकी को चुराने के लिए ऑलिवर को भेजते हैं। जैसे ही ऑलिवर जाता है और हैंकी चुराता है, तो वहां पर वो एक पीछे से कोई और देख लेता है ऑलिवर को, और वो एकदम से चिल्लाता है, स्टॉप थीफ, स्टॉप थीफ। तो ये वाली लाइन मैं बुक में से पढ़ना चाहूंगी। जल्दी हो जाता है क्लास के टाइम नहीं किया। Stop thief, stop thief. There's a magic in the sound. The tradesman leaves his counter and the carman his wagon. The butcher throws down his tray, the baker his basket, the milkman his pail, the errand boy his parcels, the schoolboy his marbles, the paviour his fixed ace, the child his battledore. Away then run, pell-mell, helter-skelter, spell-dash, tearing, yelling, and screaming, knocking down the passengers as they turn the corners, rousing up the dogs, and astonishing the fowls, and the streets, squares, and courts re-echo with the sound. तो जैसे ही पीछे से कोई चिल्लाता है स्टॉप थीफ, वैसे ही ऑलिवर सोचता है कि इसने ऐसा क्या बोल दिया, कोई मैजिकल वर्ड थे क्या जो सब लोग मुझे ही देखने लगे, मैंने ऐसा क्या कर दिया। बल्कि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है कि वो अनजाने में भी उसने रॉब भी करी है, जो कि बहुत गलत काम है। और वो सोचता है मैंने तो ऐसा कुछ गलत काम करा नहीं है, मुझे ऐसे ही सब क्यों देखने लगे। फिर वो यही सोचता है कि वो इतना इनोसेंट होता है कि उसको पता नहीं होता गलत काम कर रहा होता है। और ऐसे ही एक चैप्टर मैंने अपनी कोर्स वाली बुक में ही पढ़ा था, जो था द लॉस्ट स्प्रिंग। उसमें कैरेक्टर होता है साहिब आलम। उसको एक दिन एक लड़की मिलती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे रैक पैकिंग करते रहते हो, तुम स्कूल नहीं जाते? तो बोलता है नहीं। तो वो लड़की बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल रेडी करवाऊं तो तुम जाओगे? तो वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल जाऊंगा। फिर अगले दिन जैसे ही वो देखता है उस लड़की को, तो वो उससे क्वेश्चन करता है कि इज योर स्कूल रेडी? तो वो सोचती है अपने मन में कि मैंने तो उसको बस ऐसे ही मजाक में कहा था, इसने तो उस बात को सीरियस ले लिया। तो वही दोनों कैरेक्टर मुझे ऐसे थोड़ा रिलेटेड लगे कि दोनों इनोसेंट हैं। अपने इनोसेंस, मतलब वो समझ में नहीं पा रहे कि उनके आसपास क्या हो रहा है और वो कैसे गलत चीज में फंसे जा रहे हैं। तो मुझे यही अच्छा लगा कि उसको पता नहीं था, पर अनजाने में भी उसने गलत काम कर दिया। तो ऐसे ही हमारे आसपास कोई होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके क्या अच्छा है क्या गलत है। थैंक्स। या बहुत शानदार।
ये वाला जो सेगमेंट है इसका कि वो लंदन जाता है और एक ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस जाता है जो उससे चोरी करवाना चाहता है। ये कहानी शहरों में बहुत आम नहीं है कि बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, कई बार हाथ पैर तोड़ देते हैं और उससे भीख मंगवाना चाहते हैं, है ना, बहुत आम। तुम लोग भी सुनते होगे ना, है ना। तो तुम देखो कंटिन्यूटी क्या है। जब ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा था करीब करीब 200 साल पहले, वहां पे जो चीजें हम देखते हैं वो कैसे आज के इंडस्ट्रियल सिटी में कंटिन्यू कर रहा है। बहुत आम कहानी है ना कि देखो मतलब बच्चों से भीख मंगवा रहा है, हमें पता रहता है कि ये कोई गिरोह है, इसके पीछे कोई आदमी होता है जो इसको ट्रेन करता है, उन बच्चों से भीख मंगवाता है, राइट। तो कितनी किस तरीके से हम एक कंटिन्यूटी को भी देख पाते हैं, राइट। ओलिवर जैसा कई बच्चा हम सब देखते हैं, हमने भी देखा होगा, है ना, कभी रास्ते पे, कभी रेड लाइट्स पे, राइट। तो किस तरीके से चार्ल्स डिकन उस वक्त एक कहानी बुन पाए, एक लाइफ को इस तरीके से पोर्ट्रे कर पाए जिसकी कंटिन्यूटी अनफॉर्चुनेटली हम आज भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटीज में देखते हैं, राइट। तो बहुत ही तुमने उसको पोर्ट्रे किया है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यहाँ पे चार्ल्स डिकन एक होप को भी जिंदा रखते हैं कि सारे बुरे लोग ही नहीं थे, राइट। उसके ओलिवर के लाइफ में कुछ अच्छे लोग भी आते हैं एंड एक बार वो कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर वेस्ट इंडीज चले जाते हैं, राइट, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। तो कैसे वो जाते हैं उनके पास और फिर जब वहाँ उनके पास कुछ दिनों तक वो रहते हैं और एक दिन उन्हें ओलिवर को कुछ काम के लिए भेजते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता है, फिर से इस चोर वाले गैंग के पास आ जाता है, राइट। वो नैन्सी एक लड़की होती है जो वापस उसको ले आती है, राइट। तो इस वाले कहानी के हिस्से पे तुम में से कोई भी और एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? या तो जो ये वाली कहानी का हिस्सा है इसमें हम ये देखते हैं कि जो मिस्टर ब्राउनलो है उन्हें ये लगता है कि ये जो ऑलिवर ट्विस्ट है ये कहीं ना कहीं अच्छा लड़का है, ये चोरी करना नहीं चाहता, इसे करवाया जाए, इससे इसकी इनोसेंस का गलत फायदा उठाया जाए। तो मिस्टर ब्राउनलो को जब ये लगा तो उन्होंने उसको पहले बार उनको जेल से छुड़ाया, ऑलिवर ट्विस्ट को। उसके बाद उसका ख्याल रखने लगे और लिटरली जब ये ऐसा हुआ ना तो हम कह सकते हैं ओलिवर की लाइफ कहीं ना कहीं 1% के लिए चेंज हो गई कि कोई ऐसा बच्चा जो बचपन से ऑर्फन, उससे आज तक उसकी जिंदगी में कोई ढंग से खाना खाने के लिए भी मतलब कोई नहीं पूछता था ढंग से। और एक पॉइंट उसके जिंदगी में आती है जब उसका कोई ख्याल रखता होता है, उसको कोई है जो उसे पूछ रहा है कि आपने खाना खाया, जो उसको अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट में कहीं ना कहीं ओलिवर बहुत खुश है इस पॉइंट पे कि ओलिवर को बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मिल रहा है। बट एक दिन मिस्टर ब्राउनलो उसे बुक स्टोर के लिए, बुक स्टोर की एक बुक को रीइश्यू कराने के लिए भेजता है। तो वहां पे उसे नैन्सी देख लेती है और जब नैन्सी देख लेती है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है मेरे को ये पॉइंट, क्योंकि थोड़ी हंसी आ रही होती है इस वक्त कि जब नैन्सी उसे देखती है तो बीच रोड पे वो बोलती है कि मेरा बच्चा खो गया था, ये मेरा ही बच्चा। Like, ऐसा ही कुछ, ऐसा मतलब कुछ बोलती है वो कि मतलब सबके सामने बोलती है वो, और मैं मना कर रहा होता है जैसे कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता है, बट शी वाज लाइक कि नहीं 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 मैं जानती हूँ उसे, ये मेरे साथ गया था पर ये पता नहीं कहाँ चला गया। तो उन्हें वापस लेके चले जाते हैं पैगन के पास। फिर वही लाइफ होती है उसकी, उसको फिर एक मिशन पे भेजते हैं। अगर हम इसकी स्टोरी में आगे बढ़े, आगे पढ़े तो हमें पता चलेगा कि उसे फिर आगे भेज देते हैं, फिर वही रॉबरिंग करवाई जाती है उसे। उसका लाइफ बोल सकते हैं ना एकदम चेंज होना, कि पहले वो कितना अच्छा था, मतलब उसकी लाइफ मिस्टर ब्राउन ने उसका ख्याल रख लिया था, पर सडनली चेंज हो जाना, फिर उसकी वही पुरानी लाइफ एक्सप्लॉइट होना, वही कोई देख देख करने के लिए नहीं है, कोई पूछने को नहीं है, तो इसके आगे ये चीज। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद से ये वाला एक कहानी में लगातार ये एक स्ट्रगल सा दिखाता है। जो क्या तुमने कैरेक्टर का नाम बताया जिसने इसको गोद ले लिया था? ब्राउनले। वो इसे ढूंढते रहते हैं और ये मिस्टर ब्राउनले को ढूंढता रहता है, राइट। तो ये कांस्टेंट मिसिंग सर्च चलता रहता है और फिर बाद में ब्राउनले वेस्ट इंडीज चले जाते हैं और ये इसमें फंसा हुआ रह जाता है। बाद में वो आते हैं, वो कहानी का और अगला हिस्सा होता है, राइट। ठीक है बेटे पिंकी, तुम इस कहानी को आगे बढ़ाओ और शेयर करो जो हिस्सा तुमने पढ़ा और तुम्हें बहुत मजा आया पढ़ने में। जो अ, जो ओलिवर ट्विस्ट की बुक थी जो मैंने पढ़ी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी पूरी बुक, लेकिन कुछ पार्ट
पार्ट से जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगे और मेरे से कुछ कनेक्ट हुए हो, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा पढ़ के इसको लगा मुझे। तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी जो मुझे बहुत बेस्ट लगा। इसमें क्या होता है, जब जो पार्ट मैंने पढ़ा, मिस्टर नोवा एंड चार्लेट, वो दोनों मिस्टर स्ट्रॉबेरी के घर से रॉबरी करके लंदन की साइड भाग रहे होते हैं। तो रात का टाइम होता है, देन वो भाग रहे होते हैं, तो वो एक जगह पे रुकते हैं। उस जगह का नाम होता है द क्रिपल्स इन। वो लोग वहां पे रुकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें वहां पे फैगिन और बार्गेन मिलते हैं, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि नोआ भी उसकी गैंग में शामिल हो जाता है। और फैगिन बहुत चोरों का सरदार होता है, वो चोरी करता है। उसके गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं। नैन्सी होती है, नैन्सी जो होती है बहुत मेन करेक्टर है। नैन्सी इसमें नैन्सी जब ओलिवर के बारे में बहुत सारी चीजें जानती है। नैन्सी ओलिवर के बारे में मिस्टर ब्राउनलो को बताने चाहती है कि ओलिवर कितना अच्छा है और वो कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, बट वो ऑर्फिन में रहने की वजह से शायद उसको इतना एक्सप्लॉइट किया गया। वो उसको फिर भी वो इतना इनोसेंट था, वो सब कुछ सह लेता था। बट नैन्सी ने मिस्टर ब्राउनलो से मिलने का प्लान बनाया कि मैं मिस्टर ब्राउनलो से मिलूंगी, एंड मिस रोज उसकी आंटी थी, वो उन दोनों से मिलने जाती है। देन साइक्स को उस पर शक होता है। साइक्स एंड नैन्सी दोनों के अंदर लव फीलिंग्स होती हैं, बट नैन्सी उस लव फीलिंग को साइड रख के ओलिवर के बारे में सोचती है। देन मैं कुछ पार्ट इसका बुक से पढ़ना चाहूंगी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। She staggered and fell, nearly blinded with the blood that rained down from a deep gash in her forehead. But raising herself with difficulty on her knees, drew from her bosom a white handkerchief, Rosemary's own, and holding it up in her folded hands as high towards heaven as her feeble strength would allow, breathed one prayer for mercy to her Maker. देन साइक्स होता है, वो प्लान बनाता है कि नैन्सी ने कैसे बता दिया, नैन्सी ने मिस्टर ब्राउन को कैसे हमारी बातों हमारी प्लान बता दिए। वो उसको बहुत एंगर हो जाता है। साइक्स नैन्सी पे बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो हमारी गैंग में होके हमें धोखा दे रही है। तो साइक्स उसका मर्डर करने का प्लान करता है। देन नैन्सी डरी हुई होती है वो पहले से कि मैं अगर किसी को बता दूंगी और ये बात किसी को पता चल गई अगर मेरे साथ क्या होगा, वो बहुत डरी हुई होती है। और साइक्स जब नैन्सी का मर्डर करने का प्लान कर लेता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो उसे सिर्फ यही दिखता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, हमारी गैंग को धोखा दिया है। तो देन जब वो नैन्सी का मर्डर कर देता है, उसे एक मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटली वो उसे डिप्रेस हो जाता है। वो बस नैन्सी के बारे में सोचता है कि मैंने उसका मर्डर कर दिया, अगर किसी को पता चल जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा। देन वो नैन्सी को जब उसका डॉग होता है बुलसाई, वो सोचता है कि अगर मेरे डॉग उसको वो इमेजिन करता है कि उसके डॉग्स के पंजों पे नैन्सी का ब्लड लगा हुआ है और वो उससे पूरे कमरे में घूम रहा है। वो डर की वजह से वहां से भाग जाता है एकदम से। जब वो वहां से भाग जाता है, देन वो एक जगह पे जाके बैठता है, तो उसे लगता है कोई उसके पास आया है और उससे पूछ रहा है, एक सेलर उसके पास आया है और उसे बोल रहा है तुम्हारी कैप पर खून के धब्बे लगे। वो फिर से डर जाता है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया, अगर इसने किसी को बता दिया तो मेरे साथ क्या होगा। जस्ट वो वहां से भी फिर भाग जाता है। देन वहां से जब वो भागता है, एक जगह जाके वो सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया मेरे साथ क्या होगा क्या होगा, वो डरा रहता है। देन वो फिर जब वहां से भी भागने की कोशिश करता है कि उसे कोई ढूंढने आ रहा है, वहां से भागने की कोशिश करता है, तो एक रोप की मदद से वो जब भाग रहा होता है तो वो रोप उसके गले में लिपट जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जब नैन्सी ने जो ओलिवर के बारे में बताया था, ओलिवर हमारा जो था वो ऑर्फिन था और नैन्सी उसके लिए एक गॉड गिफ्टेड थी। गॉड ने उसे भेजा था कि उसके बारे में बताने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि ओलिवर की हेल्प हो सके। वो अपना फ्यूचर शायद
अब पहले वो बहुत एक्सपर्ट हुए, शायद वो आगे अपना फ्यूचर बना सके। और जब नैन्सी ने उसकी बातें मिस्टर ब्राउनलो को बता दी, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। इसमें ये जस्टिस था कि साइक्स हमारा पर्सनल जस्टिस था और ओलिवर हमारा गॉडली जस्टिस था। साइक्स कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो उसने मर्डर किया था नैन्सी का, अपने आप को हिडन करने की कोशिश कर रहा था। वही ओलिवर अपने आप को ढूंढ रहा था कि मैं कौन हूँ, मेरा मतलब मेरा वजूद क्या है, जो वो उसके इस वर्ल्ड में उसका क्या वजूद है। शायद वो आगे आके बहुत अच्छा बन सकता था, जो हम देख रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं। उसमें एक ओलिवर ट्विस्ट बुक है और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी इसमें। थैंक यू। बहुत शानदार। आई मीन पिंकी, कितने अच्छे से तुमने इसके न्यूएंसेस को, है ना, पकड़ा है, उसको इलेबोरेट किया। और जब हम तुम्हें सुन रहे थे और जिस तरीके से किताब में लिखा हुआ है, ये दो दुनिया को साथ साथ चित्रित करता रहता है। एक गरीब और कमजोरों की दुनिया, वहां पे लोगों के आपसी रिश्ते, वो जहाँ रह रहे हैं उसकी गंदगी, लड़ाई झगड़ा सारी चीजें। और दूसरी तरफ एक अमीरों की दुनिया है, राइट, उनके घर, उनके आपसी कम्युनिकेशन, उनकी हिपोक्रेसी, इन तमाम चीजों को, राइट, साथ साथ ये चित्रित करता रहता है। एंड अगेन तुम फिर से ये कंटिन्यूटी देखो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, राइट। तुम्हें करीब करीब हर जगह ये दो दुनिया एग्जिस्ट करते हुए दिखेगा। एक तरफ बड़े आलीशान घर और आसपास स्लम, ऑलमोस्ट ये पैटर्न, राइट। दुनिया भर में इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ये पैटर्न, अगेन दिस कंटिन्यूज। इतनी लंबी कंटिन्यूटी है कि हम इसको ब्रेक नहीं कर पाए, है ना। हर जगह अभी भी ऐसा दिखता है ना। और इन्होंने किस तरीके से लोगों के आपसी संबंधों को कैप्चर किया हुआ है। जो ये स्ट्रीट्स पे थे, उनकी आपसी बातचीत, रंजिशें, लड़ाइयाँ, इन सबको। और तुमने कहानी के अगले हिस्से को अंत में थोड़ा सा रिवील किया कि एक्चुअल में ओलिवर ऑर्फन नहीं था, है ना। अब मुझे लगता है बाकी बच्चे उसको शेयर करेंगे, और वो बाद में जाकर के ही रिवील होता है, शुरुआत में ये नहीं रहता है, राइट। लेकिन उसको बुना ऐसे गया है, एंड दैट कुड बी आल्सो रियलिटी, राइट। कई ऐसे बच्चे होंगे, वी डू नॉट नो, राइट, जिसको ऐसे छोड़ दिया जाता है इस तरीके की परिस्थितियों से जूझने के लिए। बाद में पता चलता है, हम लोगों ने फिल्मों में इस तरीके की कई कहानियों को देखा हुआ है ना। तो ठीक है बेटे, तुम कहानी को अब आगे बढ़ाओ। इशिका। हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी और मैंने ये पूरी बुक पढ़ी, उसमें से मुझे बहुत से पार्ट्स अच्छे लगे, लेकिन जो पार्ट मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग था और बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा, वो पार्ट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि सबने बताया था कि नोआ है और क्या बोलते हैं ओलिवर है। तो जो ओलिवर है वो नोआ के साथ काम कर रहा होता है। तो वहीं पे नोआ होता है, वो ओलिवर की मदर को कुछ कहता है। तो मैं उसकी कुछ लाइंस है, बहुत कम लाइंस है, उनको मैं रीड करना चाहूंगी। Wake us, said Noah. How's your mother? She's dead, replied Oliver. Don't you say anything about her to me. यानी कि ओलिवर मतलब जो अभी तक हमने जितना सुना कि ओलिवर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है, जो हर चीज छोटी छोटी बातों पे रो जाता है, इनोसेंट है और कुछ कहता नहीं है किसी से। लेकिन उसने नोआ को रिप्लाई किया कि मतलब उसकी मदर के बारे में उसने बोला कि अगर मतलब कोई भी आपकी मदर के बारे में आपको कुछ कहता है तो आपको बुरा लगता है, और उसने अपनी मदर के लिए उस मतलब उसने हक से अपनी मदर के लिए कहा, बल्कि उसने अपनी मदर को कभी देखा नहीं। उसकी मदर उसको क्या बोलते बर्थ देते ही उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने अपनी कभी मदर को देखा नहीं था, उन्होंने उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी मतलब उनके अंदर एक फीलिंग थी कि वो अपनी मदर को इतना ज्यादा लव करते थे। और हमारे लिए ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि मतलब हम जैसे कि अपने लाइफ में देखते हैं कि हमारी मदर और जो भी हमें अच्छा गाइड करते हैं, वो हम सब देखते हैं कि जो जो हमें सब कुछ बताते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। उनकी लाइफ में वो नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपनी मदर से उतना ही ज्यादा लव करते थे। और उन्होंने उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नोआ को मारा तक। जो बच्चा इतना इनोसेंट है और जो मतलब अपनी चीजों को कभी
चुपचाप सह लेता है, उसने उस टाइम उस चीज को चुपचाप नहीं सहा, उसने उसने ये चीज कही कि नहीं ये गलत है, और उसने यहाँ तक कि उनको मारा तक। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी कि उसने अपनी मम्मी के लिए एक स्टैंड लिया। वो भले उनसे नहीं मिला, लेकिन उसने स्टैंड लिया कि नहीं मेरी मम्मी है और उनके बारे में आप कैसे कुछ कह सकते हो। और ये हम देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, आज के टाइम पे भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मदर को, मतलब कई बार होता है कि कोई अपनी मदर को जिन्होंने इतना बड़ा कर दिया, हमें उन लोग को हम भूल जाते हैं। कई लोग होते हैं जो इस चीज को इतना वो नहीं फील करते कि नहीं मदर है, उन्होंने बड़ा कर दिया, लेकिन फिर एंड टाइम पर उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ओलिवर एक ऐसा पर्सन था जो क्या बोलते हैं, जिन्होंने अभी तक, मतलब वो चाहे मिले हो चाहे ना मिले हो, कोई टाइम बिताया हो साथ में ना बिताया हो, वो उनके बारे में कुछ अच्छा जानते हो ना जानते हो, लेकिन हमें अपने अंदर एक फीलिंग रहती है अपने, मतलब अपने रिलेटिव के लिए या फिर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके लिए, कि नहीं जिन्होंने हमारा साथ दिया है हमें भी आगे तक उनका साथ देना है। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नोआ एक बहुत ही कनिंग कैरेक्टर है ना इस नॉवल का। और वहां पे ओलिवर के गुस्सा को दिखाया जाता है, कैसे उससे लड़ाई करता है, उसको मारने पीटने लगता है, जबकि वो हार्डली 9-10 साल का रहता है उसमें जब ये वाली घटना होती है। हाँ, we have Sheetal ma'am with us, जो खुद एक लैंग्वेज की टीचर। और कल ये एनसीईआरटी में इतनी बच्चों से बात कर रही थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लाइव होता। तो मैं जानना चाहूंगा शीतल मैम से कि एक लैंग्वेज की टीचर होने के नाते वो एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से कैसे है बच्चे अभी निकलते हैं। हाँ जी सर, एक बार आप रिपीट कर देंगे। तो ये बच्चे जब पढ़ते हैं अमूमन किताबें, तो वो कोर्स की होती है, सिलेबस की होती है, इम्तिहान के लिए पढ़ना होता है, टीचर भी उसी के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक सिर्फ लैंग्वेज टीचर नहीं बल्कि स्कूल हेड के भूमिका में भी है, और आपने न सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि इंश्योर किया कि बच्चे इस तरह की किताब को पढ़ें। तो ये अनुभव बच्चों के दूसरे पढ़ने के अनुभवों से कैसे अलग, इस पर आपके विचार। जी सर, इसको मैं दो परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ चीजों को। पहली तो ये कि जो मैंने मोटिवेट किया, ये मेरे बच्चे अगर नहीं चाहते तो ये संभव नहीं हो सकता था कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आए। तो ये बच्चों का सिलेक्शन, फिर उस जर्नी को पूरा करना, और फिर एक टीम वर्क में आ जाना कि ठीक है आप सब इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या अच्छा लगा, इसकी शेयरिंग को आपस में डिफरेंट सेक्शंस में कर रहे हैं। तो जो टीम स्पिरिट देखने को मिली मुझे पिछले इनकी तैयारी के दौरान, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ प्रिंसिपल के कहने से और सिर्फ टीचर के कहने से चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। ये हमारे बच्चे हैं इस पूरे मिशन के पीछे कि उन्होंने चुना। दूसरी चीज ये है कि अगर हम बात करते हैं कि सीबीएसई वर्सेस बाहर की किताबें, क्योंकि मैं खुद लैंग्वेज की टीचर रही हूँ, तो इसे मैं ऐसे देखती हूँ कि देखिए, एक तो अब जिस तरीके का कंटेंट आगे आ रहा है, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज में हम देखें, चाहे हम सीबीएसई को देखें, तो हम सिर्फ सीबीएसई तक रह ही नहीं सकते। तो मेरे बच्चों ने वो राह चुन ली है कि उन्हें सीबीएसई तक अभी से नहीं रहना है, क्योंकि आगे अगर कहीं भी ये जाएंगे तो सिर्फ सीबीएसई से स्टक होके काम नहीं चलेगा। और अगर सीबीएसई तक भी मैं देखूं, तीसरी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी, तो सीबीएसई जिस तरीके से अब इवॉल्व कर रहा है क्वेश्चंस को, और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आपको आंसर्स चाहिए, वो सिर्फ सिलेबस की बुक से संभव नहीं है। आपको जो एक समझ विकसित करनी है, उसमें आपको एक बड़े फलक पे जाकर के सोचना है, समझना है, और अपने आप को उतना बेहतर बनाना है कि जब आप आंसर राइटिंग करें तो वो सिर्फ आपकी लिमिटेड एनसीईआरटी बुक्स तक ना हो। तो जब मैं एनसीईआरटी पे अगर मेरे लाइव भी आते हैं जो आपने अभी जिक्र किया, तो उसमें भी मेरी कोशिश ये रहती है कि सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे हमारी चर्चा ना हो उस लाइव वीडियो में। हमारे जो दर्शक जितने भी हैं वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के सवाल लेकर के आए और हम उस पर चर्चा कर सकें, उनका क्या परिप्रेक्ष्य रहा उस पूरी जर्नी में। तो मैं अपने बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस बुक को लिया, और जो मुरारी सर ने कहा कि ये ना एक टाइम मशीन की तरह है, 200 साल पीछे हमारे बच्चे गए, वहां के संघर्ष को देखा, वहां चीजों को समझा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी थी, और आगे भी मेरे बच्चे इसी तरीके से मोटिवेट होंगे
और इस जर्नी को रुकने ना दे। जो क्लास रूम, जो आपके सिलेबस से अलग जो बुक्स हैं, आप उस जर्नी को और बड़े पैमाने पर, बड़े फलक पर लेकर जाएं, और इसी तरीके से आप किताबें पढ़ते रहें, अपने आप को एनरिच करते रहें। और एक चीज और की जो आप दोनों का ये इनिशिएटिव है, मैं इसको जरूर थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर मेरे बच्चों ने ये बीड़ा उठाया है कि उन्हें कुछ पढ़ना था, तो उसका जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया, मैं उसके लिए आपका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म उन्हें मिला। ये जीवन भर उन्हें हमेशा मोटिवेट करेगा कुछ अच्छा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Sheetal ji. I think this is how it operates. स्कूल में अगर प्रिंसिपल इतने डायनेमिक हो, इनका खुद पढ़ाई लिखाई से इतना रिश्ता हो, तो दैट ट्रांसलेट्स, राइट। वो फिर इंस्पायर करते हैं टीचर्स को पढ़ने लिखने के लिए, और फिर टीचर इंस्पायर करते हैं बच्चों को, राइट। एंड पर्टिकुलरली लैंग्वेज एंड लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट से जिनका रिश्ता है, आई ऑलवेज फील रीडिंग दीज बुक्स एंड लिटरेचर पर्टिकुलरली, मुझे लगता है कि बिना लिटरेचर का ह्यूमन होना कैसे पॉसिबल है, शायद संभव नहीं है, राइट। So that's the crucial aspects literature adds to one's life. और आपने लिटरेचर को इतना पढ़ा है, और आई डेफिनेटली होप कि इस प्रोग्राम के जरिए और ऐसे कई इनिशिएटिव्स के जरिए आई फील कि जब तक आप यहाँ हैं, मुझे लगता है सभी टीचर और बच्चे वो टेस्ट डेवलप कर पाएंगे यार पढ़ना है, I mean, नॉट जस्ट फॉर द सिलेबस बट फॉर द सेक, फॉर द जॉय ऑफ रीडिंग, मतलब मजे के लिए पढ़ना है। दैट मस्ट बी इट। सो थैंक यू। एंड दिस इज, एक रीडर ही ये दूसरे में इंस्पायर कर पाता है, मतलब जो खुद पढ़ता रहता है, एंड यू आर द वन। थैंक यू। थैंक यू मुरारी सर, थैंक यू। तो वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस, कुछ हिस्सा इस स्टोरी का भी बाकी है, और हमारे 2-3 साथी और इन बच्चों के साथ पिछले 10-12 दिनों से लगातार मेहनत करके जो आप एक्सप्रेशन और आर्टिकुलेशन सुन रहे हैं, आर्टिकुलेशन के लिए जो इनको तैयार किया है हमारे साथ पूनम जी, हिमानी जी, मनीष सर, मैम, सभी लोग हैं। मैं आपका नाम मिस कर रहा हूँ जरा, प्रियंका, प्रियंका जी। तो आप लोग भी इस चर्चा में जहां जहां भी आपको लगता है यू वांट टू ऐड अ पॉइंट, यू कैन। ठीक है जी, बेटे तुम शेयर। Hello everyone. When I read this book, I am just not gonna lie, I really love this book, Oliver Twist. Basically, when I opened this book and I just read the first chapter, मेरे दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी आई कि how like author चार्ल्स डिकेंस कैसे बच्चे को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बच्चे की कहानी कैसे बता रहे हैं. So when I read it more and more and more, I get a lot of favorite parts in this book, but I will just share my most of the favorite parts and the paragraph which had my heart. It's from chapter 33. बेसिकली अब जो मेरा फर्स्ट पार्ट आई एम गोना टेल यू, उसमें मैं बताऊं कि बेसिकली होता क्या है. इस चैप्टर में रोज जो है वो बहुत बीमार होती है, एंड everyone around her, so Mrs. Neely, Harry and Oliver is so tensed up about her, and also Oliver is some पूरा recover नहीं हो पा रहा है, but also at the same time Rose भी बीमार है, so everyone was so tensed up. And where the Mrs. Neely says something to him, which comfort करने के लिए, and I will just read it for you guys. So it goes like, "Hush," said Mrs. Mary, laying her hand on Oliver's head. "You think like a child, poor boy, but you teach me my duty." Notwithstanding, I had forgotten it for a moment, Oliver, but I hope I may not pardon, for I am old and have seen enough of illness and that to know the agony of separation from the objects of our love. I have seen enough, too, to that love them, but they should give us comfort in our sorrow. For heaven is just, and such things teach us impressively, and there is a brighter world than this, and that the passage to it is spirit.
God's will be done. I love her, and he knows how well. Uh, I basically like about this part कि मैंने जब whole book has seen कि शुरुआत में ही ओलिवर की जो मदर की डेथ हो जाती है एंड उसकी फादर की भी डेथ हो जाती है एज सादिया दी टोल्ड अस। तो जब इसमें मिसेस मिली उसको समझा रही है स्पेशली उसके सिर पे हाथ फेर के, तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मे बी नॉट मे बी बट इट मस्ट लाइक मिसेस मिली को ऐसा रियलाइज हुआ होगा कि ओलिवर को एकदम मैटरनल लव चाहिए, द लव ही डिडंट get from his childhood. He didn't get that love of his parents. That and I'm damn sure कि अगर उसकी मदर या उसके फादर उसके साइड उसके साथ होते देन वो भी इस बात से नहीं होता, वो अभी चोरी नहीं कर रहा होता, he would be know कि what's right and what's wrong. The second part that I like about this book, the Mrs. Millie, in this chapter, I like that Mrs. Millie, Oliver को एक mail देती है, letter देती है mail करने के लिए, and he was just walking on the street and his, अपनी दिमाग में, अपने world में खोया होता है, तो वो एक आदमी से टकरा जाता है, and I will just, read it, so you will, understand it better. So, it goes like, "Ha!" cried the man, fixing his eyes on Oliver, and suddenly recalling, "What is the devil is this?" "I beg your pardon, sir," said Oliver. "I was in a great hurry to get home, and didn't see you were coming." "Death!" muttered the man to himself, looking at the boy with his large dark eyes. "Who would have thought it?" Grin him to the ashes. He did start up from a marble coffin to come in my way. "I'm sorry," stammered Oliver, confused by the strange man's wild look. "I hope I have not hurt you." "Rot his bones," murmured the man in a horrible passion, biting in his clenched teeth. "If I had only had the courage to say a word, I might have been free of him in a night. Kisses on your head and black death on your heart, you imp! What are you doing here?" The man shook his fist and gritted his teeth as he uttered these words incoherently. He advanced towards Oliver as if the intention of aiming a blow at him, but fell violently on the ground, writhing, foaming in a fit. So basically इसमें we can see कि जो man है वो Oliver को कितना खला खोटा सुना रहा है. I like this part because we agree कि हाँ Oliver बहुत बहुत innocent है because उसको guide करने के था भी नहीं. I like this क्योंकि जो ऑथर है चार्ल्स डिकेंस, उसने इस नॉवल में लाइक मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स वो इतनी नेगेटिविटी भर रखी है, बट सरप्राइजिंगली 9 साल का बच्चा एक इनोसेंट साथ साथ इतना कामली बिहेव कर रहा है. बस हम एक सीन को छोड़ के वैन नोआ स्टार्ट बैड अबाउट मॉम, बट इन अ होल स्टोरी ही इज सो काम अबाउट एवरीथिंग. उसको ना गुस्सा आ रहा है ना कुछ. अगर हम रियल लाइफ में देखें तो 9 साल के बच्चे को गुस्सा ऑब्वियसली आता है. आई एग्री, मुझे भी आता है. तो मुझे ऑलिवर एक पूरा करेक्टर इतना अच्छा लगा कि वो इतना काम है एंड मतलब I can't express what I'm like trying to say, but I'm so loving with this book and this the character Oliver. And वो मतलब सामने से उसकी इतनी गालियां सुना रहा है कि you need to dad, you ये है तुम वो हो, and वो इतना शांत से मुझे सुन रहा है. सॉरी सॉरी क्या है, he's trying to explain himself. I just love about this. Thank you. और ऐसे ही तुम्हें सुनते हुए हमें इतना मजा आ रहा है. We just feel like you keep speaking, right? बहुत ही शानदार, fantastic. बहुत so तुमने actually the joy of reading you demonstrated कि क्या होता है पढ़ने का. सर इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी. मान्या ने जो स्टार्ट किया मैटरनल लव का, माँ के बिना पूरी कहानी और पूरी नॉवल अधूरी है. और क्योंकि ओलिवर एक ऑर्फन है और हम उसकी माँ तो नहीं देख पाते, पर मेली फैमिली जो है, जो मेली की फैमिली है, मिसेस मेली है, रोज मेली है और बर्नलो है, उनमें हम देखते हैं कि उसे एक फैमिली मिलती है. मिसेस बर्नलो कहीं ना कहीं एक फादर फिगर की तरह उभर के आते हैं. मिसेस मेली उसकी केयर करती हैं और अब उसे घर देती हैं, उसे वो प्यार देती हैं जो अब तक मिस हो रहा था उसे. तो ये कैरेक्टर्स जो हैं बहुत ही
इंट्रिकेटली पोर्ट्रेड है कि माँ ना होते हुए भी कोशिश की गई है कि वो नॉवल माँ का उस कैरेक्टर को देके, मिसेस मेरी को देके वो पूरी की जाए। मुझे काफी टचिंग लगा मान्या का पार्ट। हाँ, बाद में कहानी में आता है कि रोज मेरी जो है वो लगभग उसकी मासी है ना। राइट, ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने इसमें ऐड किया कि ये दिखाता है समाज में, इसी नॉवल में एक तरफ पोर्ट्रेट है कि कितना वायलेंस है, हाँ? लोग कितने सेल्फिश हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम गुड पीपल एज वेल जो केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, है ना। तो ऑलवेज हर समाज में ये रहा है ना। तो यहाँ के कैरेक्टर्स के जरिए भी हम इन चीजों को देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर। ठीक है बेटे, तुम ऐड करो। सर जो मैंने मतलब मैंने पूरी बुक पढ़ी तो मुझे उसमें से बहुत से पार्ट्स अच्छे लगे, लेकिन उसमें से मुझे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट पार्ट जो लगा वो मैं आज शेयर करना चाहूंगी। तो ये ऑर्फनेज, मतलब कि मैं एक तरह से कंपेयर करना चाहूंगी कि आज के टाइम का ऑर्फनेज और जो पहले यूरोपियन ऑर्फनेज था 90s सेंचुरी, तो वो ऑर्फनेज की जो कंडीशन थी वो थी क्या, जिस ऑर्फनेज में जो ऑलिवर ट्विस्ट था वो रहता था, उसकी मतलब कि इतनी गंदी कंडीशन थी, इतनी डाउन कंडीशन थी कि उससे काम करवाया जाता था हर तरीके का। मीन्स कपड़े धुलवाना, झाड़ू पोछा करवाना, ग्राउंड क्लीनिंग करना, एवरीथिंग। लेकिन आज के टाइम के जो ऑर्फनेज होते हैं उसमें इस टाइप के नहीं होते। उनको हर तरीके की फैसिलिटीज, जितनी मतलब कि जितनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज दे सके जो गवर्नमेंट होती है, उतनी ज्यादा फैसिलिटीज वो गवर्नमेंट देने की मतलब कोशिश कर रही है। उन्हें उनको गेम्स कंपटीशन में भेजा जाता है बाहर, उनको मतलब कि ऐसा नहीं है कि वर्कर की तरह ऑर्फनेज में काम करवाया जाता है। और अगर आज की जितनी फैसिलिटीज अगर ऑलिवर ट्विस्ट को मिलती उस टाइम उस ऑर्फनेज में, तो फिर वो मतलब कि एक तरह से उसका इतना अच्छा उसको अपॉर्चुनिटी मिलती, वो अपने आप को इतना ज्यादा एनहेंस कर पाता कि आज वो जितना अभी इतना मतलब कि उसके करेक्टर को इतना वैसे बताया गया है, वो और भी ज्यादा अच्छा करेक्टर बन पाता। लेकिन इसमें जो ये पूरी बुक थी, इसमें इस ऑलिवर ट्विस्ट को सबसे पहले फर्स्ट जो कनेक्शन मिलता है वो मिस्टर बेडविन से मिलता है, क्योंकि जो मिस्टर बेडविन होते हैं वो उसकी बहुत केयर करते हैं। हालांकि मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि ऑर्फनेज में जब से मिस्टर बेडविन मिलता, जो मिस्टर ब्राउनलो होते हैं वो मिलते हैं तो उसकी कंडीशन अच्छी हो जाती है, लेकिन अच्छी नहीं होती, उसकी कंडीशन पहले से बेटर हो जाती है। एटलीस्ट उसे ये देखा जाता है, मिस्टर ब्राउनलो ये देखते हैं कि क्या इसको माउथफुल फूड मिल रहा है, क्या कोई इसे बुली तो नहीं कर रहा है, कि ये सब चीजें वो देखते थे। फिर जब जिस टाइम जो बुक सेलर मतलब कि मैं इसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जो बुक सेलर था, जब रॉबरी की थी ऑलिवर ट्विस्ट ने, तो मिस्टर बुक सेलर ने बताया कि सर ये तो रॉबरी में था ही नहीं, बहुत इनोसेंट बच्चा है, इसने रॉबरी की नहीं है। तो फिर वो जब उनके मुंह से ये जो मिस्टर ब्राउनलो है वो बुक सेलर के मुंह से ये बात सुनते हैं, अरे इस बच्चे ने तो रॉबरी नहीं की है, तो वो ऑलिवर ट्विस्ट ये पूछते हैं क्या मैं तुम्हें अगर पढ़ाऊं तो तुम पढ़ोगे? तो वो बोलते हैं कि यस सर, आप मेरे को बुक्स दोगे तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर उसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो कभी गलत संगति में पड़ता ही नहीं, वो रॉबरी करता ही नहीं। तो फिर जो मिस्टर ब्राउनलो होते हैं वो उसके लिए न्यू सूट्स लेके आते हैं, न्यू क्लोथ्स लेके आते हैं। तो मैं ये वाला जो पार्ट है वो बुक से पढ़ना चाहूंगी। He was no sooner strong enough to put his clothes on properly that Mr. Brownlow causes a complete new suit and new cap and a new pair of shoes to be provided for him, as Oliver was told that he might do what he liked with the old clothes. He gives them to a servant who had been very kind to him and asks her to sell them to a Jew and keep the money for herself. इसमें जो मिस्टर ब्राउन होते हैं वो ऑलिवर बोलते हैं कि नहीं सर, मैं ओल्ड कपड़ों के साथ में ही कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वो खुद को ऑर्फनेज समझता है। तो वो ये सोचता है कि मैं एक ऑर्फनेज हूँ तो मेरे लिए कोई क्यों करेगा कुछ। लेकिन जो मिस्टर ब्राउन है, जब उसके लिए वो ये चीज करते हैं, उसके लिए न्यू क्लोथ्स लाते हैं, न्यू
न्यू सूट्स लाते हैं और न्यू शूज वगैरह लाते हैं, वो अंदर से बहुत ग्लैड होता है उसको, मतलब ये लगता है बहुत अंदर से रोना आता है उसको कि मेरे लिए भी कोई ऐसा कुछ कर सकता है। मैं मतलब कि मैं इतना उसको उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही जिस हिसाब से वो उस टाइम उसने फील किया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत मतलब कि अंदर से उसको फील हुआ होगा उस टाइम, उसको अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आई होगी। तो इस वाले में उसकी मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो केयर किसी इंसान के लिए, किसी भी छोटे बच्चे हो या बड़े कोई भी लोग हो, उसके लिए केयर कितनी इम्पोर्टेंट होती है इसलिए। बहुत ही शानदार, आई मीन फैंटास्टिक। कैसे तुमने ऑर्फनेज को रिलेट किया उस टाइम से आज के टाइम में, और लास्ट में कैसे तुम केयर पे उसको लेकर के आई। मैं सिर्फ आई थिंक परसों ही एक टॉक में पार्टिसिपेट कर रहा था जो इसी विषय पर था, केयर पे लेकर। और तुमने जो बातें की वो बातें वहां पे हुई थी, प्रोफेसर लोग कर रहे थे, राइट। तो आई फाउंड इट सो अमेजिंग कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। और जो एक बात वहां पर निकल करके आई थी एंड तुमने भी उसका जिक्र किया कि तुम यहाँ पे देखो कि ओलिवर एक बच्चा है, फैमिली से उसे केयर नहीं मिल रहा है, ऑर्फनेज से मिला, बाद में अलग अलग फैमिली से मिलता है। तो तब से आज तक ये समाज में चर्चा है, आज भी है, क्या फैमिली ही सिर्फ केयर देने का एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है? कैन वी बिल्ड अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस फॉर द केयर, ताकि हम फैमिली के ऊपर से बोझ को कम भी कर सकें? क्योंकि आज के टाइम में तुम में से भी कई बच्चों के मम्मी पापा दोनों काम करते होंगे, जॉब पे जाते होंगे, करते हैं, जाते हैं ना। तो अगर देखो कि तुम्हारा केयर करने का पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, कितना मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन वो जिम्मेदारी अगर स्कूल भी बांट रहा है, कितने सारे तुम्हारे प्यारे प्यारे टीचर्स हैं वो मेक यू फील केयर, ध्यान रखते हैं तुम्हारा, प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तुम्हारी बातों को सुन लेते हैं, ये भी तो केयर है, राइट। तो कैसे हम अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन, स्कूल, ऑफ कोर्स उन बच्चों के लिए जिनके पास परिवार नहीं है, ऑर्फनेज, या और भी ऐसे इंस्टीट्यूशन सोच सकते हैं, बना सकते हैं, जहां बच्चे जाएं और केयर फील करें, ताकि आज का जो अगेन अर्बन फैमिली है जो क्रम्बल कर रहा है, वर्क प्रेशर है ना, 12-14 घंटे काम कर रहे हैं मदर फादर, राइट। तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, राइट, थोड़ी सी उनकी लाइफ भी आसान हो पाए। तो इस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, आई एम ग्लैड कि तुम इसको भी कनेक्ट कर पाए, फैंटास्टिक। मूविंग अहेड मैम, मालती मैम, कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आपने पूरा एक तरीके से कोऑर्डिनेट किया है, मतलब इन बच्चों को तैयार किया है हिमानी जी के साथ मिल करके, तो आप भी हाँ 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 जी। Sir, I will definitely add on a lot of things because अभी मैंने जब अपने बच्चों को live देखा, because when we decided about this novel Oliver Twist, थोड़ा सा डर था मेरे अंदर कि थोड़ी सी heavy book तो नहीं हो जाएगी, थोड़ी heavy book तो नहीं हो जाएगी। लेकिन when I read this book way back when I was in college, और उसके बाद भी जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो आई हैड टू व्यू पॉइंट। एक कनेक्ट था मेरा स्टूडेंट की तरह, एक कनेक्ट था मेरा अडल्ट की तरह। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे उस चीज को फील करें, बिकॉज द वे चार्ल्स डिकेंस हैज रिटन हिज नॉवेल, सबसे पहले दे आर वेरी इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्लस जो वो सोशल सटायर्स के साथ रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं, एंड द वे माय स्टूडेंट्स हैव प्रेजेंटेड कि वो कितना कनेक्ट कर पा रहे थे। आई थिंक एक टीचर के लिए उससे खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। और जो चीज सोचकर हमने ये शुरू की थी या ये नॉवल हमने अपने बच्चों को बोली थी, इन लोगों ने इसे बहुत 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 बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। एंड थैंक यू चंदन सर एंड मुरारी सर एंड मैम कि आप ये इनिशिएटिव हमारे स्कूल में लाए, बिकॉज नाउ व्हेन दे वर प्रेजेंटिंग
I think if somebody was noticing my expression, I was awestruck. I was overwhelmed. मैं यहाँ पे बैठ के क्लैप कर रही हूँ with every expression they are putting. यहाँ expression change हो रहे थे because for last 14 days like a team, like one thing, हम इसे रीड कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, and अभी इनको सामने लाइव expression so happy and I want to continue, but हमारी एक और स्टूडेंट है अभी who wants to continue with her thoughts. I would want her to continue. Ishika, please. यस मैम. इशिका, तुम कुछ ऐड करना चाहती हो? यस सर. हाँ, सर जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि मतलब मैंने जब यशिका ने बताया था कि हमेशा ओलिवर को सिर्फ चोरी 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 सिर्फ चोरी के लिए ही कहा जा रहा था और कुछ नहीं, सिर्फ चोरी करनी है, सिर्फ चोरी करनी है. लेकिन अगर हमारे पास मतलब कोई ऐसा पर्सन हो जो हमें सही गाइड करे, इस टाइम पे भी हम देख सकते हैं कि आजकल बच्चे जो है सोशल मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो और वो चीज भी जान लेते हैं जो शायद इस एज में उन्हें नहीं जाननी चाहिए. तो अगर हमें जो सही गाइड करने वाला होता है कि हाँ आगे आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, तो ओलिवर को उस टाइम अगर मतलब उससे पहले ब्राउनलो मिल जाते तो ये होता कि ओलिवर जो चोरी में है उसे पता होता कि शायद चोरी गलत चीज है, चोरी एक क्राइम है जो उसे नहीं करनी चाहिए. वो उसे खेल खेल में वो चीज सिखा रहे हैं, लेकिन अगर उसे पता होता तो वो ये चीज नहीं करता. थैंक यू. बहुत शानदार, बहुत शानदार. मनीष जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सभी को थैंक यू, खासकर आप लोगों को जो हमारे स्कूल में सभी को थैंक यू, खासकर आप दोनों लोगों को जो हमारे विद्यालय में आए और मेरे साथियों का, मैम का, बच्चों का, जिन्हों हम सबने मिलकर ये बुक पढ़ी. मैं जब हमने इस बुक पर बात करी, जब पूनम मैम ने बुक सजेस्ट करी, तो इस मूवी को मैं देख चुका था. इस बुक पे एक बेस्ट एक मूवी है जो 2005 में आई थी, उसकी IMDb पे अच्छी खासी रैंकिंग भी थी, तो मैंने वो देखा था. उसके बाद जब मैंने वो बुक को पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि एक मीडियम जिसके थ्रू आपको कहानी बतानी है, तो वहाँ मूवी और बुक का क्या डिफरेंस है, कि आपको अपने टेक्स्ट के थ्रू वो सीन क्लियर करने हैं जो आप पढ़ने वाले के इमेजिनेशन में बन पाए. तो खासकर जैसे कि वो सीन होता है जहाँ पर ऑर्फनेज में जब निकलने के बाद उसे एक कफन जो बनाने वाले की शॉप होती है जहाँ पर वो बम्बल ले जाते हैं, तो जब वो बच्चा विरोध करता है तो वहां पे वो कहते हैं कि आप इन्हें क्या खिलाती हैं, शायद आप इन्हें मांस खिलाने लग गई हैं. तो वो कहती है हाँ लेकिन क्यों, कि नहीं आप इन्हें केवल सूप पिलाइए. तो वहाँ इनडायरेक्टली वो बता रहा है कि कोई विद्रोह न कर पाए इसके लिए भी आप एक ट्रैप प्रिपेयर करते हो. इनडायरेक्टली एक सोसाइटी एक ट्रैप प्रिपेयर करती है कि विद्रोह कभी उत्पन्न ना हो पाए, और उसमें लोग एक दूसरे का किस तरह सहयोग करते हैं. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों जो थी वो हम चाहते थे कि बच्चे उन चीजों को लेकर समझें कि किस तरह से रीडिंग स्किल्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से रीडिंग एज ए स्टूडेंट हमें इम्प्रूव करती है, किस तरह की से ये हैबिट हमें एज ए ह्यूमन इम्प्रूव करती है, ताकि हम ओवरऑल सोसाइटी के बारे में नॉलेज ले पाए एकेडमिक्स के इतर जाकर. तो ये चीज हमें काफी अच्छी लगी और आप लोग आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक बच्चों ने इतने अच्छे से इसको पढ़ा, शेयर किया, जॉय ऑफ रीडिंग को शेयर किया कि हमने टाइम देखना भूल गए. राइट, जनरली हम 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, बट वी एक्सटेंड इट. एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि अक्सर द ट्रूथ ऑफ द हिस्ट्री कैन बी फाउंड इन द लिटरेचर. इतिहास की जो सच्चाई है वो इतिहास की किताब में नहीं होती है. कहाँ होती है? लिटरेचर की किताबों में. राइट. तुम देखो इसी टाइम पे, जिस टाइम का तुमने ये कहानी पढ़ा, ब्रिटेन की कहानी है कि दुनिया भर में राज कर रहा है 50 देशों पर. वहां इतिहास पढ़ के क्या जानकारी मिलती है कि फैक्ट्री ही फैक्ट्री थी. राइट. दुनिया भर उसका शासन था, राजा महाराजा. लेकिन लिटरेचर उसकी किस सच्चाई को सामने ला रहा है. राइट. कि कैसे बुल भरी गलियां थी, किस तरीके से एक बच्चा पल बढ़ रहा है, किस तरीके से चोरी चकारी हो रही है. इन तमाम हिस्सों में लिटरेचर का यही बड़ा खूबसूरत काम होता है. राइट. इतिहास को राजा महाराजा लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन लिटरेचर को नहीं कर पाते हैं. तो जब भी हमें किसी टाइम का, किसी जगह का असलियत जानना होता है, तो वी कैन कनेक्ट टू द लिटरेचर. राइट.
एंड आई होप यू कनेक्ट टू मेनी मोर सच लिटरेचर। उनकी और भी किताबों को कभी मन हो आगे चल करके, अभी भी नहीं है ना, एक हार्ड टाइम्स है जिसको हम पढ़ सकते हैं, है ना, इन्हीं का, जहाँ पे उन्होंने उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लाइफ को पोर्ट्रे किया है। कितना कठिन था, यू नो, हर जगह जो आसमान था वो काले धुएं से भरे हुए होते थे, जो पत्ते होते थे वो बारिश के टाइम पे ही हरे नजर आते थे, अदरवाइज काले काले पत्ते होते थे पेड़ों में। इस तरीके से वो था। तो इट्स जस्ट वन एग्जाम्पल जो आज हमने एक्सप्लोर किया। कहीं पे भी किसी भी समाज का वो कहा जाता है लिटरेचर को कि वो दर्पण है, हम उसको पढ़ें और वी विल बी एबल टू नो। चंदन जी वुड लाइक टू ऐड समथिंग। मैं किताब के बारे में तो नहीं ऐड करूंगा कुछ भी। एक चीज जो बच्चों के शेयरिंग के दौरान मैंने नोटिस की, ये बुली जैसे टर्म के बारे में बात कर रहे थे, ये नरिशमेंट एंड माल नरिशमेंट जैसी चीजों को समझ पा रहे हैं। उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, एक तरीके से उस चीज को समझ रहे हैं। क्यों सही गाइडेंस जरूरी है, इस बात की जरूरत को ये खुद महसूस कर पाए हैं। कैसे सही राह दिखाने वाला अगर कोई मिलता है तो जीवन बदल सकता है। आपने खुद, किसी ने आपको कहा नहीं कि कंपेयर कीजिए क्या होता अगर ओलिवर को आज जैसी सुविधाएं मिलती। अमूमन सवाल पूछा, आपने खुद जो है वो कहा, और बाय आपने आई मीन मान्या ने कहा इस चीज को शायद, कि अगर उसको बेटर कंडीशन मिलते तो क्या चीजें पॉसिबल हो सकती। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब 5-6 दिन पहले मुलाकात हुई थी तो आपके एब्सेंस में मैम से और सर लोगों से बात हो रही थी, तो कहा ही यही गया था कि हमारे बच्चे आनंद लेने के लिए पढ़े। और समहाउ जब मैंने वो मिल्क केक की बात की थी तो वही रेफरेंस अगेन मैं अभी फिर से दूंगा। वायरल मिल्क केक। एग्जैक्टली। तो लाइक कि जिस वक्त मान्या पढ़ रही थी या फिर जिस वक्त याशिका पढ़ रहे थे या इनफैक्ट आप सब पढ़ रहे थे, तो दिख रहा था कि दैट यू गाइस रियली एंजॉय दिस। और वो पढ़ने में जो जिस वक्त वो कैरेक्टर जो महसूस कर रहा है तो आपके चेहरे पे वो भाव दिख रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने वो नेचुरल तरीके से पढ़ा, मतलब उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाया कि अगर वहां पर गाली जैसे आ रहे हैं तो आपने मेंशन किया उस चीज को कि वो धड़ल्ले से गाली दे रहे हैं और आप उस चीज को, तो वो यही कहते हैं बगैर फिल्टर लगा। तो मुरारी सर ने जिस चीज की बात की वो यही था कि कैसे हम इस चीज को समझते हुए इस जर्नी को कंटिन्यू रख सके। आई गेस मैम कुछ कहना चाह रही है पीछे से। मैम प्रियंका मैम, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पूरी जर्नी? किसी भी उसमें आकर किसी भी उसमें आकर को ज्वाइन कर कोई डिवाइस में हेलो सर। सर जो ये ओलिवर है, जो छोटा बेबी है, मतलब ये 9 साल का है, तो मुझे इसका यही कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत बोल्ड था। मैंने मतलब जितना आप लोगों से सुना मैंने इतना ही पढ़ा है। अब मैं जाके इसे जरूर पढ़ूंगी। ये बहुत बहुत ही अच्छी थी ये, जितना सुना उतना बहुत अच्छा था। बस मुझे ये बोल्ड कैरेक्टर था जो हम भी बच्चों में भी चाहिए कि वो अपनी बातें किसी से शेयर कर सके। और शेयर करने से सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो ये होता है कि हम किसी से कोई बात कहें, वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। वो हमें पॉजिटिव सोच देगा, पॉजिटिव थिंकिंग देगा कि हमें कहाँ जाना है। तो बस मुझे इतना ही बोलना। थैंक यू सो मच। आपने सबसे खूबसूरत लाइन हमें दिया इस प्रोग्राम को खत्म करने का कि इतना सुना है अब जाके और पढ़ना है। ये एक मकसद I रहता है completely agree with you, sir, because हमारा जो मोटिव था कि बच्चे रीड करना शुरू करें और जो बच्चों की एक्साइटमेंट थी वो प्रोपोगेट हुई। और लाइक प्रियंका मैम सेड कि जितना तुमसे सुना उसके बाद अब मैं पढ़ूंगी जाके। एंड यही चीज हमें स्पार्क करनी है, यही चीज हमें अपने बाकी बच्चों में भी बताना है कि दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ वी फील व्हेन वी रीड लिटरेचर। और हमारे बच्चों ने कितने बेहतरीन तरीके से ओलिवर ट्विस्ट को प्रेजेंट किया है। मैंने इसे कॉलेज टाइम में पढ़ा था। आई विश
ये वाली प्रेजेंटेशन मुझे तब मिल जाती तो आई थिंक और भी अच्छे से मुझे ये अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई थी, बट मजे बहुत आए। हमारे बच्चों ने जिस एक्सप्रेशन के साथ, इमोशन के साथ और कनेक्ट के साथ डिस्कस किया, यही चीज हम चाह रहे थे। We wanted them to connect with the novel and they connected it so well कि प्रियंका मैम ने भी कह दिया, और आई एम श्योर जो सुनेंगे वो भी ये कहेंगे कि एक बार तो हम जरूर ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 43rd रीडिंग सेशन को आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं एंड 44th रीडिंग सेशन में हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।